स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक लेंगे मौर्य काल या मौर्य साम्राज्य। मौर्य काल या मौर्य साम्राज्य। देखो, अभी तक आप लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता तैयार कर ली होगी। नहीं करी है तो आप वीडियो देखें। इसके बाद में आपने वैदिक सभ्यता तैयार कर ली होगी, उत्तर वैदिक सभ्यता तैयार कर ली होगी। अब हम क्रम से आगे बढ़ते हैं। वैदिक सबसे पहले तो थी हमारी हड़प्पा सभ्यता, जो यहाँ के मूल निवासी द्रविड़ों द्वारा बनाई गई थी, जो व्यापार प्रधान शहरी सभ्यता थी। इसके बाद में हमने वैदिक सभ्यता जो ग्रामीण थी। ऋग्वैदिक सभ्यता कबीलों के रूप में थी, जन के रूप में थी। उत्तर वैदिक काल में आया महाजनपद काल। महाजनपद काल में एक मगध महाजनपद था। महात्मा बुद्ध के समय अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। उन 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था मगध। मगध जो वर्तमान में बिहार में है, गया व पटना जिला में। इस मगध जनपद में योग्य शासक हुए। मगध जनपद में कोयले व लोहे की खानें थी, कृषि उपज अधिक था, सामाजिक समरसता थी। इस तरह से मगध साम्राज्य ने एक विस्तृत और बड़ा साम्राज्य दिया। और इस मगध साम्राज्य में ही नंद वंश के बाद और नया वंश स्थापित होता है, मौर्य वंश या मौर्य काल या मौर्य साम्राज्य। ये भारत का पहला बड़ा विस्तृत साम्राज्य था। इतिहास के स्टूडेंटों के लिए प्राचीन भारत जब हम समझते हैं तो उनमें जिसके मौर्य काल या मौर्य साम्राज्य समझ में आ जाएगा, पूरा इतिहास बहुत अच्छे से आगे समझ में आ जाएगा। मौर्य साम्राज्य कई मायनों में विशेष महत्वपूर्ण था। देखो, ये जो मौर्य साम्राज्य है, इसको आप ध्यान से पढ़ोगे। इस मौर्य साम्राज्य में पहली बार काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हमें याद रखनी है। तो मौर्य साम्राज्य, पहले मैं इसकी थोड़ी सी भूमिका बता दूं, फिर इसके पॉइंटों पे आते हैं। आपने नाम सुना होगा चाणक्य का। चाणक्य के 3 नाम मिलते हैं, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। ये तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। एक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? कौन सा था? तक्षशिला का। तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। इन कौटिल्य का, चाणक्य का उस समय मगध में नंदवंश था और नंदवंश का शासक था गणानंद। उन्होंने कौटिल्य का, चाणक्य का अपने दरबार में अपमान किया और इसी का बदला लेने के लिए, या एक कौटिल्य का बहुत ही अच्छा विचार था अखंड भारत का निर्माण। उन्होंने अखंड भारत के निर्माण की प्रतिज्ञा ली और भारत जो विभिन्न छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, उन सब को नियंत्रित करते हुए, और एक बालक चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको चाणक्य ने 1000 दिनार में खरीदा था, और उसी की शिक्षा दीक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय में ले जा करके की। और उसी चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जो अद्भुत था, और भारत में वो मौर्य साम्राज्य के नाम से जाना गया। इस मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार पूरे भारत को राजनीतिक एकता प्रदान की। सबसे अच्छा प्रश्न है, भारत में पहली बार राजनीतिक एकता प्रदान करने वाला कौन था? मौर्य वंश। देखो, 2-3 इसकी खूब विशेषता है। राजनीतिक एकता पहली बार स्थापित की थी किसने? मौर्य साम्राज्य ने। अच्छा, भारत में जनगणना सर्वप्रथम मौर्य काल में प्रारंभ होती है। आधुनिक भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में, और 1881 से नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के काल से प्रारंभ होता है।
परंतु भारत में सबसे पहले जनगणना किसके काल में प्रारंभ होती है? मौर्य काल में। आगे देखें, एक रोजगार कार्यालय, रोजगार कार्यालय की जो स्थापना है वो भी सबसे पहले किस काल में होती है? मौर्य साम्राज्य में। एक जन्म मृत्यु पंजीकरण, जन्म मृत्यु पंजीकरण, ये भी किस काल में होता है? सबसे पहले मौर्य काल में। और एक तिथियुक्त इतिहास, तिथियुक्त इतिहास का लेखन, ये भी मौर्य साम्राज्य में प्रारंभ होता है। तो आप एक बात का ध्यान रख लोगे, सबसे पहले राजनीतिक एकता किस काल में स्थापित हुई? मौर्य काल में। भारत में सबसे पहले जनगणना भी किस काल में ही? मौर्य काल में। और रोजगार कार्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कब हुई? मौर्य काल में। जन्म मृत्यु पंजीकरण भी कब प्रारंभ हुआ? मौर्य काल में। तिथियुक्त इतिहास का लेखन भी कब से प्रारंभ माना जाता है? मौर्य काल में। और विशेष रूप से 326 ईस्वी पूर्व सिकंदर के आक्रमण की तिथि से, जो एक आधार माना जाता है। तो ये थी मौर्य काल की देन, मौर्य काल की देन। अब ये जो मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना आपने, चाणक्य, विष्णुगुप्त का सुना। अब इस मौर्य साम्राज्य के इतिहास जानने के स्रोत क्या क्या हैं, मतलब इसके इतिहास की जानकारी किससे मिलती है? दो तरह के स्रोत पढ़ेंगे, एक है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में होता है लिखा हुआ साहित्य और लिखी हुई पुस्तकें साहित्य, और पुरातात्विक स्रोत में क्या आता है? जमीन में गड़ी हुई प्राचीन अवशेष, जैसे अभिलेख, शिलालेख, मुद्राएं, मंदिर, भवन, स्मारक, मूर्तियाँ, ये सब आ जाते हैं पुरातात्विक स्रोत। अब पहला देखो साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में हम पहला प्रकार पढ़ रहे हैं ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण विद्वानों के द्वारा जो साहित्य लिखा गया वो कौन सा कहलाता है? ब्राह्मण साहित्य। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अर्थशास्त्र, वेरी वेरी वेरी, 4 बार इंपॉर्टेंट लगा लो। अर्थशास्त्र, ये पुस्तक लिखी गई थी 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में। किसने लिखी? कौटिल्य। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त। और इन्हीं का नाम क्या था? चाणक्य। तो खूब इंपॉर्टेंट है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य। अच्छा, इसमें प्रश्न क्या आता है वो सुने। यह राजनीति व प्रशासन से संबंधित ग्रंथ है। किससे संबंधित है? राजनीति व प्रशासन से। बार बार एग्जाम में प्रश्न आता है, यह अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है, इस बात को याद रखना। एग्जाम का सबसे पहला प्रश्न, अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? राजनीति व प्रशासन से। किससे संबंधित नहीं है? अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है। ज़्यादा जोर किस पे देती है? राजनीति व प्रशासन। अर्थशास्त्र में 15 अध्याय हैं व 180 प्रकरण हैं। संस्कृत भाषा में लिखा गया, और संस्कृत में किस शैली में लिखा गया? गद्य व पद्य शैली में, और ये थी चंपू शैली। अच्छा, अर्थशास्त्र में क्या क्या वर्णन है? कलिंग है, जो वर्तमान में उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। अंग, जो बिहार है, बिहार में ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध थे। काशी, सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। नेपाल, कंबल के लिए प्रसिद्ध था। कंबोज, घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। इससे मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र की प्रथम हस्तलिपि 1904 में आर्य शर्मा शास्त्री ने खोजी थी। आपकी एग्जाम में प्रश्न पूछा था, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल की चांदी की मुद्रा थी। किसकी मुद्रा? चांदी की। कौन सी थी? पण। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा है, आप ही की एग्जाम में पूछा है। कौन सी मुद्रा थी? चांदी की मुद्रा। कौन सी थी? पण। तो ये एक इम्पोर्टेंट हो गया कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अब देखो पुराण, हम वैदिक सभ्यता में पढ़ चुके हैं। ये जो पुराण हैं, इनसे मौर्य वंशावली की जानकारी मिलती है और मौर्य काल की जानकारी मिलती है। मौर्य काल की जानकारी विशेष रूप से विष्णु पुराण से मिलती है। विष्णु पुराण महत्वपूर्ण है। अगला है
अगली पुस्तक है कथासरित सागर, ये किसने लिखी? सोमदेव ने। वर्त कथा मंजरी किसने लिखी? क्षेमेंद्र ने। मुद्रा राक्षस नाटक है, किसने लिखा? विशाख दत्त ने। ये जो मुद्रा राक्षस नाटक है, इस पर ढूंढीराज ने 9वीं शताब्दी में एक टीका लिखी थी। अच्छा, इस मुद्रा राक्षस से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की जानकारी मिलती है और साथ ही नंद वंश के पतन की जानकारी मिलती है। और एक ये जो मुद्रा राक्षस है, इसमें चाणक्य के द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी मिलती है। चाणक्य के द्वारा किए गए किस तरह से साम्राज्य को बचाया, क्या क्या व्यवस्था की, ये जानकारी मिलती है। तो देखो इसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न कौन से हैं? ये देन, मौर्य साम्राज्य की देन, राजनीतिक एकता, जनगणना सर्वप्रथम, रोजगार कार्यालय सर्वप्रथम, जन्म मृत्यु पंजीकरण सबसे प्रथम, तिथियुक्त इतिहास लेखन। अगला अर्थशास्त्र, लेखक कौटिल्य, किससे संबंधित है? राजनीति व प्रशासन। किससे संबंधित नहीं है? अर्थशास्त्र से संबंधित। इसमें मुद्रा कौन सी थी? पर्ण। अच्छा, ये पुस्तकें आपको याद करनी है, इम्पोर्टेंट है। कथासरित सागर किसकी है? सोमदेव। वर्त कथा मंजरी किसकी है? क्षेमेंद्र। मुद्रा राक्षस किसका है? विशाख दत्त। इनके इम्पोर्टेंट है, हर जगह काम आएगी, इसको लिख लेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो मौर्य साम्राज्य है, इसको आप मेरे साथ साथ तैयार करोगे, नहीं तो फिर याद नहीं होगा। इसमें नई शब्दावली आ रही हैं, लेखक आ रहे हैं, बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो बाद में पढ़ोगे तो बोर भी हो जाओगे और याद भी नहीं होगा। तो साथ के साथ आज की जो क्लास है हमारी, उसको आज ही याद कर लेना। कल के क्लास में मैं अति प्रश्न पूछूंगा, हमें चाहे समय लग जाए, पर इसको बहुत धीरे धीरे करेंगे। तो आज की डेट के जो पढ़ाया जाता है उसको आज ही रफ रजिस्टर निकाल करके लिख करके याद करके आओगे कल की क्लास में। अब देखो, हमने ब्राह्मण साहित्य कर लिया था, अब है जैन साहित्य। जैन साहित्य जैन विद्वानों के द्वारा लिखा गया। जैन जो साहित्य है ये पाली भाषा में लिखा गया था, पाली भाषा में। प्रारंभिक जो जैन साहित्य है वो पाली भाषा में है। इनमें दो ग्रंथ हैं, एक तो है दीपवंश, एक है महावंश। दीपवंश और महावंश दोनों श्रीलंका के बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, परंतु इनसे भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। कैसे मिलती है? मौर्य सम्राट अशोक हुआ था। अशोक ने तीसरी बौद्ध संधि में बौद्ध धर्म प्रचारकों को विदेशों में भेजा और अशोक का पुत्र महेंद्र और उसकी पुत्री संघमित्रा कोलकाता जो वर्तमान में है, उस समय यहाँ ताम्रलिप्ति नामक बंदरगाह था और यहाँ से श्रीलंका गए थे। और महेंद्र और संघमित्रा ने श्रीलंका में जाकर वहाँ के शासक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसका पूरा विवरण मौर्य सम्राट अशोक का विवरण मिलता है इन ग्रंथों में। तो दीपवंश और महावंश श्रीलंका के बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं जिनसे भारत में मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है, परंतु ये ग्रंथ धार्मिक दृष्टिकोण से ही लेकर के लिखे गए। जैसे महेंद्र संघमित्रा श्रीलंका गए, ये मौर्य सम्राट अशोक के पुत्र और पुत्री थे, ये जानकारी इनमें मिलती है। फिर बौद्ध ग्रंथों की और भी जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथों में अशोक को क्रूर दिखाया गया है, जिसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके और मौर्य सम्राट बना, गद्दी पर बैठा और जो बौद्ध धर्म के प्रभाव में आने से इतना उदारवादी हो गया, उसने पशु हत्या बंद करवा दी, जन कल्याण के लिए पेड़ पौधे लगाए, कुएं बनाए, धर्मशालाएं बनाई। चलिए, दीपवंश महावंश। दीपवंश का लेखक है वाचिष्क। दीपवंश का लेखक कौन हो गया? वाचिष्क।
इससे श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार की जानकारी मिलती है और मौर्य सम्राट अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। दीपवंश जो बौद्ध ग्रंथ है इसमें अशोक को उज्जैनी करमोली, उज्जैन उस समय अवंती प्रांत था, उसकी राजधानी उज्जैन थी, तो उस प्रांत का गवर्नर था, गवर्नर होने से कर लेता था, तो उज्जैनी करमोली कहा गया है। अच्छा प्रश्न है, किस ग्रंथ में अशोक को उज्जैनी करमोली कहा गया है? कौन सा ग्रंथ है? दीपवंश। अब अगला तीसरा ग्रंथ आ जाओ दिव्यावदान। ये दिव्यावदान जो ग्रंथ है ये चीन व तिब्बत के बौद्ध विद्वानों द्वारा संकलित किया गया। इसमें अशोक व बिंदुसार को क्षत्रिय बताया गया है। आपको मैं एक थोड़ा सा बता दूं, इस मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। इनके बाद में हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हुआ बिंदुसार और बिंदुसार के बाद में हुआ अशोक। ये तीन प्रसिद्ध शासक थे। तो आप इनका क्रम जब जब नाम आएंगे तब आप समझना, आगे हम इनकी डिटेल से करेंगे। संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार और फिर अशोक। अब देखो, जैन साहित्य अशोक व बिंदुसार को क्षत्रिय बताया गया। अब आ जाओ जैन साहित्य। जैन साहित्य लिखा गया प्राकृत भाषा में, प्राकृत भाषा में। और बौद्ध साहित्य किस में लिखा गया था? पाली भाषा में। और हिंदू साहित्य, हिंदू या कहें ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य किस में लिखा गया था? संस्कृत में। हालांकि बाद में महायान का उदय होता है तो बौद्ध ग्रंथ भी संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। अब देखो जैन, जैन किस भाषा में लिखे गए? जैन ग्रंथ प्राकृत भाषा में। इम्पोर्टेंट है, कल्पसूत्र ग्रंथ की रचना किसने की? भद्रबाहु ने। जैन विद्वान थे, आचार्य थे भद्रबाहु। और परिशिष्ट पर्वन की रचना किसने की? हेमचंद्र। दोनों याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। परिशिष्ट पर्वन की रचना किसने की? हेमचंद्र ने। अन्य ग्रंथ कौन से हैं? आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र। इनसे भी मौर्य काल की जानकारी मिलती है। अब ये प्रश्न खूब इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे थे। जैन ग्रंथ जो भगवती सूत्र है, भगवती सूत्र, इसमें 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है। पूछा है जैन ग्रंथ कौन सा है जिसमें 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है? भगवती सूत्र। और बौद्ध ग्रंथ ये भी खूब इम्पोर्टेंट है, अंगुत्तर निकाय, जिसमें 16 महाजन पदों का उल्लेख है। हमारे इस सिलेबस में महाजन पद नहीं है, नहीं तो हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ते। 16 महाजन पद थे। भगवती सूत्र के अलग महाजन पद हैं और अंगुत्तर निकाय के अलग हैं, कुछ ही परिवर्तन है, बाकी तो लगभग एक से ही हैं। चलो अब आ जाओ विदेशी विवरण। विदेशी विवरण में सबसे महत्वपूर्ण है मेगस्थनीज की इंडिका। मेगस्थनीज यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। इसने पुस्तक लिखी थी इंडिका। वैसे दो ग्रंथ ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, एक तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज की इंडिका। ये मेगस्थनीज कौन था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। देखो, यूनानी सिकंदर महान था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर महान की मृत्यु हो गई तो ये उसके उत्तराधिकारी थे सेल्यूकस निकेटर। इसका राजदूत बन के आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अच्छा, एक ये प्रश्न है कि ये इंडिका, ये ग्रंथ मूल रूप से उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध नहीं है। इसके बाद के जो लेखक है ना, नियाकर्स, स्ट्रेबो, प्लिनी, एरियन, प्लूटार्क, इन सब ने इस पुस्तक को आधार बना करके लेखन किया है। तो इसका जगह जगह उल्लेख है मेगस्थनीज की इंडिका में, पर यह ग्रंथ मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। खूब इम्पोर्टेंट है। पाटलिपुत्र के प्रशासन की जानकारी मिलती है, पाटलिपुत्र के प्रशासन की जानकारी मिलती है। पाटलिपुत्र के प्रशासन का सबसे अच्छा ग्रंथ है। इसी के साथ एक बात और याद कर लो, गुप्तचर व्यवस्था है। गुप्तचर व्यवस्था की जानकारी मिलती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। कौटिल्य के
अर्थशास्त्र से। एक बार पुनः सुनो, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किसकी जानकारी मिलती है? गुप्तचर से। और पाटलिपुत्र के प्रशासन की जानकारी किससे मिलती है? मेगस्थनीज की इंडिका से, मेगस्थनीज की इंडिका से। चलिए, इसमें 2-3 बातों का और वर्णन है, चाहे एक बार हम यहाँ चर्चा कर देते हैं, आगे पुनः करेंगे। ये मेगस्थनीज है ना, मेगस्थनीज, इसने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा, भारत में दास प्रथा नहीं थी, भारत में दास प्रथा नहीं थी, नहीं थी। ये प्रश्न 4 बार इंपॉर्टेंट लगाओगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेगस्थनीज ने कहा भारत में दास प्रथा नहीं थी, बल्कि ऐसा नहीं था, भारत में दास प्रथा थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में और विभिन्न ग्रंथों में दासों का उल्लेख है, पर मेगस्थनीज समझ नहीं पाया था दासों को। भारत में दासों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था यूनान की बजाय, इसलिए वो दासों को समझ नहीं पाया था। एक सबसे बड़ी कमी थी मेगस्थनीज की इंडिका में। अब एक और कमी थी मेगस्थनीज की इंडिका में, भारत में जो वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन्होंने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा। ये दोनों कमियां थी, 2 महत्वपूर्ण कमियां थी मेगस्थनीज की इंडिका में। इनका पुनः वर्णन करेंगे जब मौर्यकालीन समाज पढ़ेंगे तब, पर अभी आपको याद रह जाए। तो भारत में दास प्रथा नहीं था, किसने कहा? मेगस्थनीज ने, जो गलत का। और भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा, मेगस्थनीज ने बताया ये भी क्या है? गलत है। पर पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है मेगस्थनीज की इंडिका। अब आ जाओ नियाकर्ष। नियाकर्ष कौन था? आजकल टीवी पे सीरियल चल रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों ही चल रहे हैं। एक बार आप इनके 3-4 सीरियल देखना, उस समय समाज की क्या स्थिति थी, अच्छे समझने में सहायक होंगे। ये नियाकर्ष जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण बोला, तो ये सिकंदर की सेनापति जो झाजी बेड़ा था उसका सेनापति था नियाकर्ष। सिकंदर की सेना का झाजी बेड़ा का सेनापति था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करने से पहले इसको भेजा था, नियाकर्ष को, इसलिए कि फारस की खाड़ी और सिंधु के बीच का पता लगाओ कि कहाँ से आक्रमण किया जाए। चलिए सब, नियाकर्ष ने भारत का वर्णन किया है। फिर अगला इम्पोर्टेंट है स्ट्रेबो। स्ट्रेबो कब से है? 64 ईस्वी पूर्व, बीसी का मतलब बिफोर क्राइसिस, ईसा से पूर्व 64 ईस्वी से 19 बीसी। इनकी रचना है भूगोल, जियोग्राफी, भूगोल। और ये जो स्ट्रेबो है, इसने चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश का संस्थापक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश का संस्थापक है, इसके लिए एक शब्द काम में लिया है सेंड्रोकोट्स। याद कर लेना, स्ट्रेबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा? सेंड्रोकोट्स। और अगला भी इम्पोर्टेंट है प्लिनी जेस्ट। यह है 1वीं शताब्दी ईस्वी, 75 ईस्वी के लगभग। इसकी पुस्तक का नाम याद करो, नेचुरल हिस्ट्री, प्राकृतिक इतिहास। प्राकृतिक इतिहास, इस प्राकृतिक इतिहास में ये प्लिनी रोम लेखक था, इसने आंसू बहाए हैं, रोया है प्लिनी। किस बात के लिए? देखो, हम आधुनिक भारत में जाएं तो दादा भाई नौरोजी ने भारत के धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि भारत का धन यूरोप में जा रहा है और जिसके बदले हमारे को कुछ नहीं मिलता। दादा भाई नौरोजी ने बहुत दुखी मन से अफसोस जताया है। उसी तरह प्लिनी जेस्ट, इसने कहा है कि रोम का सोना चांदी, सोना भारत में जा रहा है और उसके बदले भारत से क्या आ रहा है? विलासिता की सामग्री, भारतीय विलासिता की सामग्री। विलासिता की सामग्री में क्या हो गया? विलासिता की सामग्री में शराब हो गई, गायिकाएँ हो गई, तोता, दूसरे जो मनोरंजन के साधन हैं, विलासिता। एक भारत का मलमल का वस्त्र आता था जो बहुत झीना होता था, जो यहाँ रोम में बहुत प्रसिद्ध था। भारतीय विलासिता की सामग्री के बदले जो सोना भारत में आता था उसके लिए आंसू बहाए।
आप याद कर लेना, आंसू किसने बहाए थे? प्लिनी ज्येष्ठ ने। क्यों बहाए थे? कि माँ का सोना भारत में आ रहा विलासिता की सामग्री के बदले। अगला है इम्पोर्टेंट है एरियन। कब से कब है? 130 ईस्वी। वो ईसा पूर्व थी, ईसा के जन्म के पहले, और ये ईसा के जन्म के बाद। 130 ईस्वी से 172 ईस्वी। सिकंदर के अभियान तथा भारत के भूगोल तथा सामाजिक जीवन के बारे में सबसे अच्छा वर्णन दिया है किसने? एरियन ने। एरियन का सबसे अच्छा वर्णन है, एक तो सिकंदर के अभियान तथा भारत के भूगोल तथा सामाजिक जीवन के बारे में। अच्छा, चंद्रगुप्त का जो उल्लेख है ये एंड्रोकोट्स के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? एंड्रोकोट्स। एक बात ध्यान रखना, स्ट्रेबो ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कौन सा शब्द काम में लिया? सेंड्रोकोट्स। इन्होंने यूनानी और रोमन जो लेखक थे उन्होंने रोमन और यूनानी भाषा में अपने ग्रंथ लिखे, और उन ग्रंथों में इनके लिए, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए स्ट्रेबो ने कौन सा शब्द काम में लिया? सेंड्रोकोट्स। और एरियन ने कौन सा लिया? एंड्रोकोट्स। अगला इम्पोर्टेंट है प्लूटार्क। कब से है? 45 ईस्वी से 125। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने भी कौन सा शब्द काम में लिया? एंड्रोकोट्स। जो एरियन ने जो काम में लिया था वही एंड्रोकोट्स। और एक इम्पोर्टेंट कथन है प्लूटार्क का। प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा। क्या लिखा? उसने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। उसने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। किसका कथन है? प्लूटार्क का। अब देखो, इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें बातें हैं। अब प्रश्न कैसे बन रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश, महावंश जिनसे जानकारी मिलती। एक तो प्रश्न ये बन रहा है, किस बौद्ध ग्रंथ में अशोक को उज्जैनी करमौली कहा है? दीपवंश को। दूसरा देखो, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कल्पसूत्र की रचना किसने की? भद्रबाहु ने। आगे बहुत आएगा भद्रबाहु। परिशिष्ट पर्वन की रचना किसने की? हेमचंद्र सूरी ने। एक ये दोनों ग्रंथ याद कर लोगे, भगवती सूत्र जैन ग्रंथ और अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। सबसे महत्वपूर्ण है मेगस्थनीज की इंडिका। इंडिका पुस्तक किसने लिखी? इंडिका लिखी मेगस्थनीज ने। मेगस्थनीज कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। ये ग्रंथ मूल रूप से उपलब्ध नहीं है। इससे पाटलिपुत्र के प्रशासन की जानकारी मिलती है। मेगस्थनीज भारत में कब रहा? कब से कब तक रहा राजदूत? 304-5 ईसा पूर्व से 299 ईस्वी पूर्व तक रहा था। पाटलिपुत्र के प्रशासन की जानकारी मिलती है। और गुप्त व्यवस्था की जानकारी किससे मिलती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। इंडिका में गलती कर दी मेगस्थनीज ने। सबसे बड़ी गलती कौन सी? भारत में दास प्रथा नहीं थी, एक गलती, जबकि दास प्रथा थी। दूसरी गलती, भारतीय समाज 7 वर्गों में बटा हुआ था, ऐसा नहीं था। भारतीय वर्ण व्यवस्था में कहें तो 4 में बटा हुआ था और जातियों में बहुत सी। फिर आगे देखो, स्ट्रेबो की रचना कौन सी है? भूगोल। और चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा? सेंड्रोकोट्स। प्लिनी ज्येष्ठ की रचना क्या है? प्राकृतिक इतिहास। विलासिता की सामग्री के लिए आंसू बहाए। और एरियन का सबसे अच्छा विवरण है। चंद्रगुप्त को क्या कहा? एंड्रोकोट्स। प्लूटार्क का ये कथन, उसने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। एक जो जटिल प्रश्न है और जो अक्सर गलत होता है, इनका क्रम बताओ। मैं 4 इतिहासकारों का नाम ले रहा हूँ, उनको आप क्रम से व्यवस्थित कीजिए। जैसे नंबर 1 पे मेगस्थनीज, दूसरे पर नियाकर्ष, तीसरे पर प्लिनी और चौथे पर प्लूटार्क। इनको तिथि क्रम में बताए। सबसे पहले कौन हुआ? सबसे पहले कौन हुआ? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज के बाद कौन हुआ? नियाकर्ष। फिर कौन हुआ? स्ट्रेबो। अच्छा, फिर कौन था? प्लिनी, एरियन और प्लूटार्क। याद रखोगे आप, क्रम याद रखोगे। चलिए, प्लूटार्क 45 ईस्वी पूर्व से 125 हैं, इनको ध्यान रखोगे। वैसे मुख्य देखो, सबसे एक बात और बता दो, मेगस्थनीज पहले है या नियाकर्ष? नियाकर्ष पहले है।
नियाकर्ष सिकंदर के समय आया था और ये बाद का है। तो सबसे पहले नियाकर्ष, फिर मेंस्थनीज, फिर स्ट्रेबो और फिर प्लिनी, याद कर लेंगे। चलिए सभी स्क्रीनशॉट ले लें। अगले विद्वान हैं जस्टिन। जस्टिन कब हुए? द्वितीय शताब्दी में। जस्टिन की पुस्तक है सार संग्रह। और एक इम्पोर्टेंट लगा लो कथन है जस्टिन ने, सिकंदर की मृत्यु के पश्चात भारत ने अपनी दास्ता का जोड़ा सैंड्रोकोर्स, सैंड्रोकोर्स किसके लिए आया है? चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से उतार फेंका। ये कौन कह रहा है? जस्टिन। जोड़ा उतार फेंका सिकंदर की मृत्यु के बाद, मतलब सिकंदर की मृत्यु के बाद जो यूनानियों की जो दास्ता थी उससे मुक्त हो गया भारत। किसके नेतृत्व में? सैंड्रोकोर्स, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में। और इनको ला करके भारत में कौन से वंश की स्थापना हो गई? मौर्य वंश की। एक खूब इम्पोर्टेंट, 4 बार इम्पोर्टेंट लगा लो। एक शब्द हमारे काम में है ना, सैंड्रोकोर्स, एंड्रोकोर्स। ये चंद्रगुप्त मौर्य के लिए यूनानी और रोमन ग्रंथों में लिखा गया है। इसकी पहचान किसने की कि यूनानी और रोमन ग्रंथों में जो सैंड्रोकोर्स है वो कौन है? तो सबसे पहले ये बताया कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए शब्द काम में आया। ये प्रथम व्यक्ति था विलियम जोन्स, अंग्रेज हैं जो आधुनिक भारत में आते हैं। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोर्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की। एक स्ट्रेबो का कथन है, स्ट्रेबो के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र मौर्यों की राजधानी थी, तो पाटलिपुत्र जिसका अर्थ है पाटलिपुत्रक, उपनाम धारण किया था, उपनाम धारण किया था। तो ये आज की क्लास में हमारा जो मौर्य काल है उसके साहित्य के स्रोत में, इतिहास साहित्य के स्रोत में हमने साहित्यिक स्रोत लिए हैं। तो कल ये सब किताबें आपको याद होनी चाहिए, देखो तभी याद रहेगा। और उससे पहले कल जब क्लास में आओ तो आप पुरातात्विक साक्ष्य में अशोक के अभिलेख पढ़ के आना, पूर्णतः तैयार करके आना।